हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं डील करने वाला हूं कि इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये जो इंटरेस्ट और पेनल्टी जो बिजनेस हाउसेस पे करते हैं, क्या ये अलाउएबल होंगे? क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी अलाउएबल एक्सपेंडिचर है? क्या बिजनेस हाउसेस को इसका बेनिफिट मिलेगा? तो बने रहिए वीडियो में, मैं इसको डिटेल में लेके जाऊंगा। क्या होता है, कुछ भी पेनल्टी पे करते हो फॉर इन्फ्रिक्शन ऑफ लॉ, आप यदि लॉ को वायलेट कर रहे हो, आप लॉ को नहीं मान रहे हो, उसके लिए यदि आप कोई पेनल्टी पे करते हो तो वो आपका डिज अलाउ हो जाएगा। तो मैं यदि आपसे कहूं पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, क्या होगा? डिज अलाउ होगा। पेनल्टी अंडर जीएसटी एक्ट, डिज अलाउ होगा। पेनल्टी अंडर म्युनिसिपल एक्ट, डिज अलाउ होगा। पेनल्टी अंडर एनी अदर एक्ट, वो भी आपका डिज अलाउ होगा। अब आते हैं इंटरेस्ट पर। क्या इंटरेस्ट डिसअलाउ होगा? इंटरेस्ट क्या होगा बताइए, इंटरेस्ट क्या हो सकता है? जैसे मैं यदि आपको बताऊं कि इनकम टैक्स के लिए कोई भी पेनल्टी और इंटरेस्ट, इनकम टैक्स आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन है, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज योर पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल ऑब्लिगेशन। तो सो इनकम टैक्स पेमेंट के लिए आपका कोई भी इंटरेस्ट होता है या आपका पेनल्टी लगता है, तो इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए इनकम टैक्स का कोई भी आप टीडीएस से कुछ कंप्लाइंस नहीं किए हैं, कोई भी इंटरेस्ट आपका एप्लीकेबल होगा अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ये आपका डिसअलाउ हो जाएगा। तो इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी पेनल्टी, सभी के सभी डिसअलाउ हो जाएंगे। लेकिन जीएसटी में क्या होगा? मान लीजिए आपने एक बिल रेज किया अपने क्लाइंट के ऊपर में और क्लाइंट से आपने जीएसटी ले लिया और गवर्नमेंट को आपने डिले सबमिट किया, गवर्नमेंट को आपने डिले पेमेंट किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपके ऊपर एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या ये इंटरेस्ट अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा? क्या इस इंटरेस्ट का छूट आपको मिल जाएगा? सोच के बताइए, कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या ये आपको क्या लगता है, क्या ये अलाउएबल होगा? हाँ, ये अलाउएबल होगा। इंटरेस्ट क्या होता है? बहुत सारे कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था कि आप बैंक से लोन लोगे, बिजनेस हाउसेस बैंक से लोन लोगे, बिजनेस हाउसेस ने बैंक से लोन नहीं लेके जीएसटी का यूज कर लिया, जो जीएसटी कलेक्ट किया था उसका यूज कर लिया और उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, जीएसटी अथॉरिटी ने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो उस केस में जो आप जीएसटी के अंदर में, सेल्स टैक्स के अंदर में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, किसी भी अदर एक्ट में जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा एक्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट। समझ गए? तो मान लीजिए, तो कोर्ट ने क्या कहा था कि आप जो डिले पेमेंट कर रहे हो, कोर्ट ने यह कहा था कि आपको बैंक से लोन लेना था, तो आप यदि बैंक से लोन लेते तो बैंक को आप इंटरेस्ट पे करते, वो इंटरेस्ट अलाउएबल एक्सपेंडिचर होता। सिमिलरली इस केस में भी आपने क्या किया? बैंक से लोन नहीं लेके जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया था अपने बायर से, आपने उसका यूज कर लिया और बाद में आपने जीएसटी पे कर दिया विथ इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट के साथ आपने पे किया वो इंटरेस्ट आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा। समझ गए? मान लीजिए आपने इनकम टैक्स में टीडीएस आपने काट लिया लेकिन डिले जमा किया, उसके ऊपर टीडीएस इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इंटरेस्ट चार्ज किया, क्या वो अलाउएबल होगा? नहीं होगा। मैंने अभी आपको कहा था। किस लिए नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनकम टैक्स आपका पर्सनल ऑब्लिगेशंस है और इनकम टैक्स के ऊपर में आप कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स एक्ट वो अलाउएबल नहीं होगा। तो वही जीएसटी के क्षेत्र में, जीएसटी के केस में अलाउ हो जाएगा, बट इनकम टैक्स एक्ट के केस में अलाउ नहीं होगा। समझ गए? इसके अलावा मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है इंटरेस्ट कंपेंसेटरी इन नेचर और एक आपका हो गया इंटरेस्ट पेनल्टी इन नेचर। जब जो भी इंटरेस्ट कंपेंसेटरी इन नेचर होगा वो आपका अलाउ होगा, बट जो इंटरेस्ट पेनल्टी इन नेचर है वो आपका अलाउ नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या कंपेंसेटरी और पेनल्टी बता दिया। एक एग्जांपल के साथ में आपको डील करता हूं। सपोज कीजिए पीएफ के अंदर में एक आपका इंटरेस्ट है, आप यदि लेट पेमेंट ऑफ पीएफ करते हो तो 12% इंटरेस्ट
पीएफ अथॉरिटी आपसे चार्ज करता है। लेकिन आप यदि रेगुलर डिफॉल्टर हो तो आपके लिए इंटरेस्ट 16% का होता है। समझ गए? नॉर्मल आपने डिफॉल्ट कर दिया 12%, बट आप रेगुलर डिफॉल्टर हो तो 16% है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसमें 12% क्या है? 12% कंपेंसेटरी इन नेचर है, और 4% क्या है? 4% जो 16 माइनस में 12 जो आपका 4% हो गया, जो एक्स्ट्रा 4% आपको पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ आप रेगुलर हो, आप प्राय ऐसा ही डिफॉल्ट करते हो। इसके लिए जो एक्स्ट्रा जो 4% जो पीएफ अथॉरिटी से चार्ज कर रही है वो आपका पेनल्टी इन नेचर है। तो जो भी पेनल्टी इन नेचर है वो अलाउ नहीं होगा, और जो कंपेंसेटरी है वो आपका अलाउ होगा। तो जो इंटरेस्ट कंपेंसेटरी इन नेचर है वो आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर माना जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि आप बैंक से लोन नहीं लेकर आप वहां से यूज कर रहे हो। बट आपके ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया गया है वो पेनल्टी इन नेचर है, तो उस केस में ये आपका डिज अलाउ हो जाएगा। उस केस में आपका ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा। आइए थोड़ा सा खेलते हैं। आपने बैंक से लोन लिया और इनकम टैक्स पे किया, क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा? आपने बैंक से लोन लिया था, आपने फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आपने बैंक से लोन लिया और आपने उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा? नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा था, इनकम टैक्स इज योर पर्सनल लायबिलिटी, इज योर पर्सनल ऑब्लिगेशन, नो इंटरेस्ट और पेनल्टी इज अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा इनकम टैक्स से पेमेंट करने के लिए। इस केस में क्या होगा? इस केस में ये आपका अलाउ नहीं होगा। समझ गए? ये केस। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ डील करते हैं। यह केस लॉ है मलबा बनस्पति केमिकल कंपनी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या हुआ था इस केस में? देखिए, एमपीएसटी एक्ट, मध्य प्रदेश सेल्स टैक्स एक्ट, बहुत पुराना केस लॉ है। मध्य प्रदेश सेल्स टैक्स एक्ट में एक आपका प्रोविजन था, उसमें यह कहा गया था कि आप यदि रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करोगे विद इन द स्टेट और फाइनल प्रोडक्ट को भी सेल करोगे विद इन द स्टेट, तो जो आपने रॉ मटेरियल बाई किया है उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स पे करना पड़ेगा 2%। समझ में आया? रॉ मटेरियल परचेज विद इन द स्टेट, फाइनल प्रोडक्ट सेल विद इन द स्टेट, then the sales tax is payable on the purchase of raw material is 2%. Got my point? अभी क्या है, यदि आप विद इन द स्टेट सेल नहीं करते हो, आउटसाइड द स्टेट सेल करते हो फाइनल प्रोडक्ट को, देन द सेल्स टैक्स रेट इज 4%। तब आपका सेल्स टैक्स रेट 4% है। एसएससी ने क्या किया? एसएससी ने एक अंडरटेकिंग दिया कि मैं रॉ मटेरियल परचेज किया हूँ विद इन स्टेट से, और जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसको भी मैं विद इन द स्टेट में ही, मध्य प्रदेश में ही उसको मैं सेल करूंगा। और ऐसा करके उसने 2% सेल्स टैक्स ऑन द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, द एसएससी पेड 2% ऑन द सेल्स टैक्स। 2% सेल्स टैक्स एसएससी ने पे कर दिया। क्या हुआ होगा? एसएससी ने क्या किया? एसएससी फाइनल प्रोडक्ट को आउटसाइड द स्टेट सेल कर दिया, सेल्स टैक्स अथॉरिटी ने क्या किया? सेल्स टैक्स अथॉरिटी ने एसएससी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दिया 125% ऑफ द टैक्स ऑलरेडी पेड। सेल्स टैक्स जो आपने पे किया था उसके ऊपर में पेनल्टी 125% का इंपोज कर दिया गया। सपोज कीजिए 1 करोड़ का सामान बाई किया गया था, तो 1 करोड़ का 2% होना चाहिए था 2 लाख रुपया। ठीक है, तो क्या किया? 2 लाख उसने पे कर दिया। पेनल्टी कितना का इंपोज किया? पेनल्टी किया 2 लाख का 125%, 2,50,000 का पेनल्टी इंपोज कर दिया गया। समझ में आया? 2,50,000 का पेनल्टी इंपोज कर दिया गया। क्या हुआ होगा? एसएससी ने ये जो पे किया 2 लाख प्लस 2,50,000 4,50,000, ये पूरा का पूरा एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया। एओ ने क्या किया? एओ ने कहा जो आपने 2,50,000 पे किया है ये पेनल्टी इन नेचर है फॉर द इन्फ्रिक्शन ऑफ लॉ, आपने लॉ को वायलेट किया है, इसलिए आपके ऊपर 2.5 लाख का पेनल्टी इंपोज किया गया। और ये 2.5 लाख का जो पेनल्टी है ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर नहीं है, सेक्शन 37 में इसका छूट आपको नहीं मिलेगा। क्या हुआ होगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमेनक्लेचर को मत जाइए, किस नाम से आप चार्ज कर वो मत जाइए, आप प्रूडेंस को समझिए, आप केस के इसेंस को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये यदि पहले ही पे कर दिया रहता तो इनको 4 लाख रुपीज पे करना पड़ता। यदि आप अंडरटेकिंग नहीं दिए रहते और नॉर्मली यदि आप पे करते तो आपको 4 लाख रुपीज पे करना पड़ता, और आपने कितना पे किया? 2 लाख रुपीज पे किया। बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया? आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दिया 2,50,000 का। तो कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आउट ऑफ 4,50,000, 4 लाख तो नॉर्मल है, 4 लाख तो आपको वैसे भी टैक्स पे करना ही पड़ता, ओनली 50,000 जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो पेनल्टी इन नेचर है। नोट माय पॉइंट, वो पेनल्टी इन नेचर है और ओनली 50,000 विल बी डिसअलाउड। बहुत ही बेहतरीन केस हुआ है। ठीक है, आइए कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट को लेकर डील करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान भारत के बाहर से मंगाया है, तो कस्टम अथॉरिटी के पास में वो रखा गया है, आपने उसको टाइमली क्लियर नहीं किया, तो अथॉरिटी ने क्या किया? उस गुड्स को कन्फिस्केट कर लिया, और जब आप उसको क्लियरेंस के लिए जाओगे तो आपको डिमर्ज चार्ज पे करना पड़ेगा, डमरेज पे करना पड़ेगा। ये जो डमरेज होता है ये एज अ वेयर हाउसिंग चार्ज होता है। डमरेज चार्ज क्या होता है? वेयर हाउसिंग चार्ज की तरह होता है। तो क्या ये जो डमरेज चार्ज आप पे कर रहे हो, क्या ये आपका अलाउएबल होगा? हाँ, ये अलाउएबल होगा, बिकॉज इट इज नॉट पेनल्टी इन नेचर, और ये आपका इंटरेस्ट इन नेचर भी नहीं है। ये तो नॉर्मल बिजनेस है, आपने लेट से गया, आपने वेयर हाउसिंग चार्ज पे किया, इसके लिए आपने किसी लॉ का इन्फिक्शन नहीं किया। समझ में आया? तो ये आपका डमरेज चार्जेस जो होगा वो अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा अंडर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में। एक बात और, मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया और आपने ईएमआई टाइम पर नहीं चुकाया। आपने बैंक से लोन लिया फॉर बिजनेस पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए आपने लोन लिया और आपने ईएमआई नहीं चुकाया, और बैंक अथॉरिटी ने क्या किया? आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। बैंक अथॉरिटी ने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया या पेनल्टी चार्ज कर दिया। क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा? सोच के बताइए, कमेंट में लिखिए, क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा? हाँ, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो कोई इन्फिक्शन ऑफ लॉ नहीं है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द बैंकर एंड द पर्सन टेकिंग द लोन। एसएससी और बैंकर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका कोई इन्फिक्शन ऑफ लॉ नहीं है, किसी एक्ट का वायलेशन नहीं है, इसीलिए ये आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा। सेकंड, मैंने आपको कोई सामान सेल किया था, एसएससी ने कोई एक सामान सेल किया और उसमें यह कहा गया कि आप यदि पेमेंट विद इन 40 डेज नहीं करते हो तो आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। तो क्या ये अलाउ होगा? हाँ, होगा, बिकॉज इट इज सिंपली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इसमें कोई लॉ का इन्फिक्शन नहीं हो रहा है, इसमें कोई लॉ का, कोई एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा, इसीलिए ये आपका अलाउएबल एक्सपेंडिचर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बताइएगा। यदि कुछ नया कंसेप्ट आप में ऐड हुआ होगा तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में कमेंट कीजिए। यदि आपका कुछ डाउट है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। माय मेल आईडी इज taxxfinancialservices@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।